देखो, हम संविधान के बारे में बात कर रहे थे, तो हमको पता है संविधान हमने जो बनाया है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। कोई बता सकता है कितना समय लगा संविधान को बनने में? बहुत सही, सब लोगों का ऐसे जवाब आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये वाला आया, सब लोगों की तरफ से उत्साह उतना ही रहना चाहिए जितना मेरी तरफ से है, क्योंकि हम चिल्ला रहे हैं इसका मतलब ये है कि तुमको भी चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि केवल मेरे मेहनत करने से तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा। तो पूरा ध्यान दो, इधर उधर उधर फोन में मत देखो, इधर देखो। तो क्या करना है तुमको, अभी आज हम पढ़ाने वाले हैं संविधान के बारे में। तुमको पता है संविधान जब हमारा बना तो सारे के सारे आइडिया हमारे खुद के नहीं थे। हमने जो संविधान में जितने भी आइडिया रखे, जितने कॉन्सेप्ट हैं संविधान में, वो सब हमारे के अपने नहीं हैं। हमने किसी ना किसी देश से भी कुछ आइडिया लिए हैं, है ना। कैसे कह सकते हो कि हमने चुराए हैं, है ना। जो भी तुमको लगता है वो कह लो, है ना, तुम्हारे हिसाब से जो भी तुमको लगता है। हम ये कहेंगे कि हमारे संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, हमने संविधान में जो लिया है उसका स्रोत क्या है, हम उस हिसाब से कहेंगे। ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? संविधान के स्रोत, है ना। स्रोत मतलब कहाँ से हमने लिया, संविधान में जो भी हमने कॉन्सेप्ट लिया है वो हमने कहाँ कहाँ से लिया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया लगभग 200 सालों तक, है ना। तो शासन कर पाने का उनका सबसे सफल कारण यही था कि उनके पास अच्छे कानून थे। क्या थे? अच्छे अच्छे कानून थे, है ना। तो उनके अच्छे अच्छे कानूनों से भी हमने कुछ चुराया। उन्होंने हमारे ऊपर शासन करने के लिए एक कानून बनाया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। सभी लोग देखो, पीडीएफ में यही है ना। पहले सबसे ऊपर देखो, सबसे पहला पेज क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम कितना है? 1935। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, है ना। हमने इस वाले कानून, ये वाला कानून वो लोग हमारे ऊपर लगाते थे, है ना। 1935 में ये कानून लाए थे वो इंडिया में, और ये हमारे ऊपर ये कानून वो लोग लगाते थे। इसमें क्या था? इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो अच्छी भी थी, जो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी नहीं थी। जो अच्छी चीज़ें थी हमने वो चीज़ें सीख ली। जरूरी थोड़ी ना कि सभी चीज़ें सीखें, जो अच्छा होगा वो हम सीखेंगे। तो हमने अच्छी अच्छी चीज़ें सीख ली। तुम देखोगे सबसे पहला क्या है यहाँ पे तुम देखोगे सबसे पहले हमने यहाँ से लिया संघीय व्यवस्था। क्या लिया? संघीय व्यवस्था, है ना। फिर अगला क्या है? राज्यपाल के कार्यपाल, है ना। कार्य जितना है, कार्यपाल है, कार्यकाल, है ना। राज्यपाल का कार्यकाल, है ना, कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। अगला क्या है? हम मेन में लिखेंगे, है ना। अगला क्या है? न्यायपालिका का ढांचा। क्या है? न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। अगला क्या है? आपातकालीन उपबंध। क्या है? अगला है आपातकालीन। और अगला क्या है? लोक सेवा आयोग हो गया। अगला क्या है? अगला है शक्तियों के वितरण की सूचियां, है ना। अरे जो भी हैं बताएंगे भी, इसके बारे में देख लेंगे, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, जब टॉपिक बड़ा होता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, है ना। अब इसके बारे में देखो, सारी चीजें हमने लिख ली जो मेन है। इसमें एक हमने छोड़ दिया राज्यपाल का कार्यकाल। उसमें तुम देखोगे पीडीएफ में थोड़ा मिसप्रिंट है, वहां पे लिखा है राज्यपाल का कार्य, ऐसा लिखा है ना। कार्यालय लिखा है, कार्यालय नहीं है वो, है ना। राज्यपाल का कार्यकाल है वो। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखा गया संघीय व्यवस्था। क्या होता है संघीय व्यवस्था? संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे अलग अलग से प्रांत, राज्य मिल करके एक संघ बनाए। संघ मतलब क्या? संगठन, है ना। तो वैसे हम भी हैं, बहुत सारे राज्यों से मिल करके हमारा एक हिंदुस्तान बनता है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया, क्योंकि उनके भी बहुत सारे प्रांत थे, है ना। ब्रिटिश प्रांत थे कि नहीं थे जहाँ पे अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। बंगाल पे अलग, मद्रास पे अलग, मुंबई पे अलग, सब मिला करके वो शासन करते थे। सब पे एक जैसा कानून लगाते थे। हमने भी वही किया, बहुत सारे प्रांतों को मिला करके कुछ राज्य बनाए, और उन्हीं सारे राज्यों को मिला करके एक हिंदुस्तान बना दिया, है ना। और सब पे एक ही कानून लगेगा, ऐसी व्यवस्था हमने बना दी। इसी को क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था, है ना। अगला देखो, न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा कैसा होगा? तुमको याद होगा लॉर्ड कैनिंग के समय पे बंगाल, मद्रास और बंबई, इन तीनों जगह पे हाई कोर्ट बनाया गया था। याद है नहीं याद है? इसने बनवाया था लॉर्ड कैनिंग के समय पे, है ना। तो वहीं से हमने न्यायपालिका का ढांचा भी ले लिया। न्यायपालिका का ढांचा कैसा होना चाहिए? हमारे यहाँ न्यायपालिका का ढांचा एकल न्यायपालिका वाला है। कैसा है? एकल न्यायपालिका मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक ही जैसा न्यायालय होगा, अलग अलग न्यायालय नहीं होगा। तुम देखोगे सबसे ऊपर क्या मिलेगा तुमको? सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। उससे नीचे हाई कोर्ट, है ना। उसके नीचे आओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं ना।
अब देखो ये एक ही जैसी व्यवस्था है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, और हाई कोर्ट ये भी सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट एक होगा, हाई कोर्ट हर राज्य में एक एक होगा। अगर कोई राज्य में जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे उसी हाई कोर्ट की एक शाखा बनाया जा सकता है। जैसे तुम्हारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है जिसको प्रयागराज कहते हैं, है ना, लेकिन उसकी एक शाखा लखनऊ में भी अभी जल्दी में खोली गई है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिला में होते हैं, लेकिन ये सभी के सभी किसके अंडर में होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में होते हैं। इसी को कहते हैं एकल न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका? एकल न्यायपालिका। अगर तुमसे पूछा जाए एकल न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। अगला वाला देखो क्या है, आपातकालीन उपबंध। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आपातकाल की बात नहीं करें। आपातकाल हमने यहाँ से नहीं लिया, आपातकाल हमने जर्मनी से लिया है। कहां से लिया है? जर्मनी से। यहाँ पे हमने आपातकाल के उपबंध लिए हैं कि आपातकाल की सिचुएशन में क्या किया जाएगा, कैसे कैसे व्यवस्था रखनी चाहिए, वो हमने कॉन्सेप्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है ना। कैसे? क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था 1914 से लेकर के 1918। उस समय इनके यहाँ भी आपातकाल जैसी सिचुएशन आ गई थी, और ये वाले पहला विश्व युद्ध ये जीते भी थे, तो इनके पास अच्छी व्यवस्था थी। आपातकाल में कैसे स्ट्रेस में नहीं आना, जनता को कैसे संभालना, ये सब भी इनके पास संभालने की अच्छी व्यवस्था थी। तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी इनसे चुरा लिया। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935। ये वही शासन अधिनियम है जो भारत पर शासन करने के लिए इन्होंने 1935 में कानून बनाया था भारत के लिए। ठीक है ना, समझ रहे हो? जल्दी तो नहीं हो रहा ज्यादा, अच्छा आराम से समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। तुमको पता होगा यहाँ पे तुम्हारे देश के सबसे बड़े बड़े अधिकारी में से नियुक्त किए जाते हैं। ये एक संस्था, यूपीएससी क्या है? ये एक संस्था है जो एग्जाम कराती है देश में सबसे बड़े बड़े अधिकारियों को बनाने के लिए, है ना। अब कोई बड़ा अधिकारी बनेगा तो ऐसे तो है नहीं कि कोई भी आ जाए बन जाए अधिकारी। क्या बन जाएगा? नहीं, उसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। उसकी योग्यता को सिद्ध करने के लिए कुछ परीक्षाएं होनी चाहिए, और वो परीक्षाएं कौन कराएगा? यूपीएससी कराएगा। इसमें तुमने देखा होगा जो डीएम वगैरह बनते हैं, जिनको आईएएस कहते हो, आईएएस कहते हो कि नहीं कहते हो? आईएएस भी इसी के थ्रू बनते हैं। क्या बनते हैं? आईएएस। और आईपीएस भी बनते हैं। आईपीएस क्या बनते हैं? आईपीएस भी इसी के थ्रू, है ना। हाँ, आईएफएस ये सब भी बनते हैं इसी के थ्रू, है ना। तो ये सब किसके थ्रू बनते हैं? ये सब यूपीएससी के थ्रू बनते हैं। यूपीएससी एक संस्था मात्र है। ठीक है, क्या है? ये एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ना कि नौकरी देती है। क्या ये डीएम बनाती है? नहीं, डीएम के लिए योग्य कौन है उसका चयन करती है। नौकरी कौन देगा? केंद्र सरकार नौकरी देगी, है ना। नौकरी मिलेगी कहाँ पे इनको? राज्यों में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? राज्यों में मिलेगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं शक्तियों के वितरण की सूचियां। शक्तियों के वितरण की कितनी सूचियां? 3। कौन कौन सी? शक्तियों के वितरण की कितनी सूचियां? 3 सूचियां। कौन कौन सी सूची? संघ सूची। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। 3 सूचियां हैं शक्तियों के वितरण की। अब देखो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या अंतर है? संघ सूची वो सूची होती है जिसके अंतर्गत केंद्र के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो किसी बात पर लेकर के किसी विषय पर कानून बना सके। कौन बना सके? केंद्र। संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? केंद्र कानून बनाएगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हो, केंद्र तो समझते हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। तो केंद्र की सरकार किन किन विषयों पे कानून बना सकती है उसकी पूरी लिस्ट संघ सूची में दिया गया है। वैसे तुमको नाम से लग रहा होगा राज्य सूची, देख के समझ में आ गया होगा कि राज्य किन किन विषयों पर कानून बना सकते हैं, वो राज्य के सूची के अंतर्गत इसमें लिखे गए हैं, है ना। फिर आ जाती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या बताया गया? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा शिक्षा के लिए क्या होता है? शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल राज्य सरकार भी खोलती है, और केवी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, वो केंद्र सरकार भी खोलती है। तो इसमें क्या होंगे? दोनों लोग इस पे कानून बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कितने विषय हैं वर्तमान में। इसमें अभी कितने हैं? इसमें 98 विषय हैं। 98 विषयों पर केंद्र अकेले कानून बना सकता है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे रेलवे हो गया, है ना, सेना हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब राज्य सूची में देखो, राज्य सूची में कितने विषय? राज्य सूची में 61 विषय। इस समय कितने विषय हैं राज्य सूची में? 61 विषय। इनमें केवल राज्य कानून बना सकता है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में इस समय कुल कितने इसमें विषय हैं? तो इसमें 52 विषय हैं जिनमें दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। क्या तुमको ये समझ में आया? भारत शासन अधिनियम 1935, ये 5 चीजें हैं, तुमको समझ में आ गई होंगी आराम से, कोई बड़ी चीज नहीं है। संघीय व्यवस्था, बहुत सारे प्रांत थे अंग्रेजों के, वो मिला करके एक देश बनाते थे, सब पे एक जैसा कानून लगाते थे, इसीलिए हमने वहां से वो कॉन्सेप्ट चुरा लिया। समझ में आ जाएगा? बहुत सारे राज्यों को मिला करके हमने भी एक देश बना लिया।
फिर न्यायपालिका का ढांचा कि हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका होनी चाहिए, वो भी हमने उनसे ले लिया। आपातकालीन उपबंध, आपातकाल के समय क्या व्यवस्था रखनी चाहिए, वो भी यूपीएससी, वो भी एग्जाम कंडक्ट कराते थे। उस समय उसको क्या कहते थे, उस समय इसको आईपीएस नहीं कहते थे, उस समय इसको आईसीएस कहते थे। ना आईएएस होता था ना आईपीएस होता था, उस समय आईसीएस का एग्जाम होता था, है ना। अभी क्या होता है, अभी यूपीएससी होता है जिसमें आईएएस और आईपीएस का होता है, आईएफएस का एग्जाम होता है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, उसमें भी इन्होंने भी लिस्ट बना रखी थी, किसमें केंद्र बनाएगा कानून और कौन राज्य बनाएगा, किसमें दोनों मिलकर के बनाएंगे। 3 सूचियां वहां भी थी, वहां से हमने कॉन्सेप्ट चुरा लिया और हमने भी तीनों को वही सूचियां रख दी और हमने भी वैसे कानून बना लिया, ऐसे विषय रख लिए जो तीनों सूचियों में अलग अलग रख दिए। और केंद्र के लिए अलग विषय हो गए, राज्य के लिए अलग और समवर्ती सूची के लिए अलग विषय हो गए, जिनमें दोनों मिलकर बनाएंगे। ये सब ये याद रखना कि कितने कितने हैं। केंद्र के लिए कितने हैं, संघ सूची में 98, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। ये समझ में आ गया, छापो। अगला आ जाएगा, अगला कौन सा होगा, हमने केवल वहीं से तो लिया नहीं है, भारत शासन अधिनियम से अलग अलग जगहों से लिया है। तो अगला और आ जाएगा, अगला होगा आयरलैंड, है ना। हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया है ना, देखो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है अपने संविधान में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। इसको हम डिटेल में ऐसे बताएंगे ना, ऐसे बताते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन क्या होता है कि कैसे राज्यसभा में सदस्य कौन कौन से होंगे, उनका नामांकन कैसे होगा, वो सारी व्यवस्थाएं ली गई हैं आयरलैंड से। दूसरा देखोगे, राष्ट्रपति का या राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का शासन लिखा होगा। देखो उसके नीचे लिखा है, नहीं लिखा, अच्छा राष्ट्राध्यक्ष के क्या, राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति लिखी गई है ना। देखना है यहाँ पे क्या लिखा गया है, राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति। क्या लिखा गया है, निर्वाचन की पद्धति। क्या लिखा गया है, राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति। अगला क्या है, उसके नीचे तुमको लिखा मिलेगा डीपीएसपी। क्या लिखा मिलेगा, डीपीएसपी लिखा है, नहीं लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो एक ही बात है, वो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, वही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 2 चीजें इसमें समझने वाली हैं, दोनों चीजें एक एक करके देख लेते हैं। क्या है राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्राध्यक्ष समझते क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष का मतलब होता है राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, राष्ट्र का अध्यक्ष। पूरे राष्ट्र का क्या होगा, ये लीडर होगा, पूरे नेशन का लीडर होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूरे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम एक अलग से पद का रख दिया गया, इसका नाम है राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो इसके निर्वाचन की पद्धति क्या होगी वो बताया गया है। ये निर्वाचन की पद्धति समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लगभग लगेंगे 1.5 घंटे, है ना। तो पूरा नहीं बताते हैं हमको, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएगा, थोड़ा मैथमेटिक्स लगती है उसमें, ठीक है। पर तुम ऐसे समझ लो, एक नाम से अगर तुम्हारे ऑप्शन में आ जाएगा तो उससे तुम तुक्का लगा देना। उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय सांकेतिक मत पद्धति। कौन सी होती है, एकल संक्रमणीय सांकेतिक मत पद्धति, है ना। दूसरा क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी तो हमने अभी पढ़ाया डिटेल में, है ना, पिछले वीडियो में देखा होगा, नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें बताया गया है कि ये सारी चीज़ें सुविधाएं भी हमारे देश के नागरिकों के लिए होनी चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि न्यायालय इनको जबरदस्ती इसको परिवर्तनीय नहीं बना सकता। न्यायालय के द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, जबरदस्ती लागू नहीं किया सकती। अगर किसी राज्य के लिए लगता है, किसी राज्य को ये लगता है कि वो इतना सक्षम हो चुका है कि ये सारी सुविधाएं दे सकता है, तो वो देगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। क्या करना, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। देखो हमने तुमको कुछ क्विज भेजी थी, उसमें भी डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सभी लोगों ने लगाए नहीं लगाए, उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद में, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, है ना। कल्याणकारी राज्य क्या होगा, उसके नागरिकों का जो कल्याण होगा तो कल्याणकारी राज्य बन जाएगा अपने आप से, बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर नागरिकों का कल्याण है तो सबका कल्याण है ना, पूरे राज्य का कल्याण हो जाएगा। अगला कौन सा है, अगला है अमेरिका, है ना। अमेरिका को यूएसए लिख दें। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, चलो बताओ फटाफट एक एक करके। सबसे पहले तो यही हो जाता है, हमने वहां से क्या लिया है, मूल अधिकार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, मूल अधिकार। ये तुम लोग याद कर लेना कि हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। इस पर स्टार लगा लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक अमेरिका से मूल अधिकार और एक रूस से मौलिक कर्तव्य, है ना। अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, ये अमेरिका से, और कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, तो वो रूस से लिए हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी आएगा आगे। अगला क्या है इसमें, न्यायपालिका का, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला क्या है,
न्यायिक पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन का सिद्धांत। अगला क्या है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाया जाना है ना, हटाया जाना। अगला क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना। हाँ वही बताएंगे, इसको डिटेल बताएंगे। अगला बताओ, उपराष्ट्रपति का पद। अगला इतने ही है, उपराष्ट्रपति का पद। ये फारसियाँ समझ में आ रही, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो है ना, बोल रहे हैं तो उससे कम से कम ध्यान रखना, लिखा हुआ भले समझ में आए पर बोल तो रहे हैं ना, वो ध्यान रखना। सबसे पहले क्या दिया जाए? मूल अधिकार। अधिकार की बातें वहीं पे की जाएंगी जहां पे स्वतंत्रताएं अच्छी खासी दी जाएंगी। कहां पे? जहां पे स्वतंत्रताएं अच्छी खासी दी जाएंगी, अधिकार की बातें भी ज्यादातर वहीं पे की जाएंगी, है ना। तो मूल अधिकार की बातें करते हैं। अमेरिका में इतनी तक स्वतंत्रता है कि हर आदमी बंदूक लेकर घूम सकता है ना। वहां हथियार ले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम आदमी के पास भी तुमको हथियार मिल जाएंगे, है ना। तो वहां पे आदमी स्वतंत्र होकर कुछ भी करता है, जो भी करने का मन हो, ज़्यादा दिक्कत वहाँ नहीं होती है। अपने यहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पे खुलेआम सब कुछ घूमते रहते हैं। तो क्या है, वहाँ मूल अधिकारों की बातें होती होंगी, है ना। होती होंगी कि नहीं होती होंगी? कि नागरिकों के कुछ अधिकार हैं, नागरिक ये भी कहते होंगे कि बंदूक रखना मेरा अधिकार है, आराम से लिए घूमते होंगे। वहाँ पे लोगों के पास बंदूक होना नॉर्मल सी बात है ना। और इसको वो हटा भी नहीं सकते, इसके लिए भी उनके वहाँ पे समस्या है। तो मूल अधिकार हमने वहीं से ले लिया कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? ये हमने अमेरिका से ले लिया, ठीक है ना। मूल अधिकार तो हमने पढ़े हैं अभी बहुत डिटेल में, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, है ना, भाग 3 में, है ना। फिर कहते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अभी हमने देखा कि न्यायपालिका का ढांचा भारत शासन अधिनियम 1935 है। अभी यहाँ पे क्या देखेंगे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? न्यायपालिका को जो मन में आए वो डिसीजन सुना दे, ये स्वतंत्रता? क्या ये स्वतंत्रता है? किसी को भी पकड़े उसको जेल में डाल दे, ये स्वतंत्रता है? नहीं। न्यायपालिका किससे स्वतंत्र होगी? कार्यपालिका से। किससे? कार्यपालिका से स्वतंत्र होगी। कार्यपालिका तो तुमको पता होगा, संसद हमें जब पढ़ा, संसदीय व्यवस्था पढ़ा, वहां पे देखा, है ना, वहीं पे देखा कार्यपालिका क्या होता है। कार्यपालिका का मतलब सीधा सीधा होता है सरकार। मतलब ये कहने का है कि न्यायपालिका पर सरकार का कोई भी दबाव नहीं रहेगा। यही स्वतंत्रता है कि कोई भी सरकार बन जाए, चाहे बीजेपी में मोदी जी आ जाए, चाहे कांग्रेस से राहुल गांधी आ जाए, न्यायपालिका स्वतंत्र ही रहेगी। अगर कभी भी ये लोग भी गलत करते हैं, भले ही सरकार में क्यों ना हो, इनके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है न्यायपालिका। इनका कोई भी जोर दबाव इस पे नहीं रहेगा। भले ही आज बीजेपी की सरकार है, भारी बहुमत से है, पर इनका कोई सांसद अगर कुछ गलत करेगा तो न्यायपालिका उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है ना। इन पे किसी का भी कोई दबाव नहीं रहेगा। कार्यपालिका किसी के प्रकार से कोई दबाव नहीं बना सकती। यही है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है ना। फिर क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन का सिद्धांत। अगर कोई भी कानून ऐसा बन जाता है जो जनता के हित में नहीं है, न्यायपालिका उसका पुनरीक्षण कर सकती है और इस पर पुनर्विलोकन कर सकती है कि इसमें ये सुधार करना चाहिए और इसको सुधार करके तब प्रस्तुत करना चाहिए, तब लागू करना चाहिए। यही क्या होता है? न्यायिक पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन। कोई भी ऐसा कानून बन जाए जो लगे न्यायपालिका को ये जनता के हित में नहीं है, तो न्यायपालिका स्वतः ही इस पर संज्ञान ले सकती है। जैसे अभी कृषि कानून बना, कृषि कानून जनता के लिए, जनता को लगा कि उसके हित में नहीं है, पर न्यायपालिका ने उस पर क्या किया? इसी वाले पावर का इस्तेमाल करते हुए न्यायिक पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन के सिद्धांत के आधार पर उस पर अपनी समीक्षा दी और कहा कि नहीं, ये जनता के हित में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर भी जनता नहीं मानी तो जनता आंदोलन करती रही और सरकार दबाव में आकर के फिर वो वाला बिल हटा दिया, है ना। वो कानून हट गया, कृषि कानून। लेकिन अगर वो न्यायपालिका को भी लग जाता कि ये कानून सही नहीं है, तो न्यायपालिका तुरंत अपने सिरे से भी उसको खारिज कर सकती थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का उनके पद से हटाया जाना। किस प्रकार से इनको इनके पद से हटाया जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी अमेरिका से लिया है। मतलब कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है ना। अगर एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर दिया गया, उसकी एक निश्चित समय अवधि है कि इस समय तक वो करेगा शासन, तो ये नहीं है कि इस समय अवधि के दौरान वो कुछ भी करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो कुछ भी गलत करता है तो उसको उसके पद से हटाए जाने का भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है ना। तो ये सारे अधिकार की बातें हो रही हैं, और अधिकार की बातें जहाँ होंगी समझ लेना अमेरिका से लाया गया है। इसको हटाए जाने का कॉन्सेप्ट सेम वही है जो राष्ट्रपति को हटाए जाने से रिलेटेड है।
लेकिन राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने को कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? इसका भी मतलब होता है पद से हटाया जाना। क्या का मतलब होता है? हटाया। हाँ, राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लग सकता है, अन्य किसी पर हटाए। हम लोगों को बताते हैं, सुनो देखो बताते हैं। ये जो महाभियोग शब्द है, इनका कहना है कि महाभियोग राष्ट्रपति पर नहीं लगता। ऐसा नहीं है। तुमने ये पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के अलावा किसी पर भी महाभियोग नहीं लग सकता। हालांकि जो प्रोसेस राष्ट्रपति को हटाने का है, सेम वही प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाने का है, लेकिन उनको उनके पद से हटाए जाने को केवल क्या कहते हैं? पदच्युति कहते हैं। मतलब उनके पद से हटाया जाना, है ना। लेकिन राष्ट्रपति को जब हटाओगे तो उसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाएगा जिसका नाम है महाभियोग। क्योंकि ये महान आदमी है, देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, तो उसको पद से भी हटाओगे तो उसके लिए भी कुछ विशेष शब्द होना चाहिए, है ना। नॉर्मल आदमी की तरह इसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसलिए तुमको ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तुम देख लेना, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तुमने देखा होगा तुम्हारे पीडीएफ में एक ही लाइन में लिखा होगा। यहाँ मैंने अलग अलग इसीलिए लिखा है कि तुमको दोनों बातें समझा सके। तुम्हारे पीडीएफ में सामने लिखा होगा कि सर्वोच्च, वही देखो लिखा है कि संविधान का फॉलो न करने पर उसमें महाभियोग लगाया जा सकता है। बाकी किसी में भी तुम देखोगे महाभियोग किसी पर भी नहीं लगाया जाएगा, केवल महाभियोग राष्ट्रपति पर ही लगेगा। यही बात तो हम बता रहे हैं कि राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लग सकता है, बाकी किसी पर भी कुछ पद से हटाए जाएंगे, बाकी लोग भी पद से हटाए जा सकते हैं, पर उनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है ना। इसलिए तुमको अलग अलग दोनों चीजें लिख के दोनों चीजें समझा दी। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा हटाए जाने का, पर राष्ट्रपति को हटाने का क्या होगा, उसके लिए अलग शब्द का प्रयोग किया जाएगा जिसको क्या कहेंगे? महाभियोग कहेंगे। ये समझ में आया? इसका मतलब भी होता है पद से हटाया जाना, ठीक है ना। अब देखो उपराष्ट्रपति का पद, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। हमारे यहाँ तो पहले राजा का कॉन्सेप्ट था, है ना। राजा की जगह से हमने रख दिया राष्ट्रपति को, है ना। जैसे राजा होता था वैसे राष्ट्रपति होता है, तो हमने राजा वाला कॉन्सेप्ट तो रख दिया। आज तुम देखते होगे 15 अगस्त 26 जनवरी पर प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से आते होंगे, रेंज रोवर से, लेकिन राष्ट्रपति जब आते हैं तो रथ से आते हैं। रथ देखा है? वो रथ पे बैठ के आते हैं, क्योंकि उनको वही राजा वाला पद दिया गया है। पर राजा वाला पद क्या होता था? वो वंशानुगत होता था, एक पीढ़ी के बाद उसी के अगली पीढ़ी उस पर शासन करती थी, है ना। उसको कहते थे कि राजा का बेटा राजा बनेगा। हमने कॉन्सेप्ट रखा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हम राजा की जगह एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसका नाम होगा राष्ट्रपति, और ये सबसे बड़ा पद होगा और इसका भी चुनाव होगा, इसको भी जनता चुनेगी, तब ये जाकर के इस पद पर बैठेगा, ये वंशानुगत नहीं होगा। पर हमारे यहाँ उपराजा वाला कोई पद था नहीं, तो हमने उपराष्ट्रपति का पद ले लिया। उपराजा का कोई पद था नहीं तो हमने दूसरी जगह से ले लिया। कहाँ से ले लिया? ये हमने अमेरिका से ले लिया। तो उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला और राष्ट्रपति वाला महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है, अन्य किसी पर भी नहीं लगाया जाता है। छापो। अगला हो जाएगा ब्रिटेन से। हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया? ब्रिटेन जानते हो, वही इंग्लैंड जिसने शासन किया हम पे, है ना। ब्रिटेन से, है ना। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया? संसदीय व्यवस्था। सबसे पहले हमने क्या लिया? संसदीय व्यवस्था। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना, संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था में दोनों में अंतर है। संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया था? भारत शासन अधिनियम 1935 से, और संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है। अगला क्या होगा? हाँ, ये तो सभी लोग बोलो। मंत्रिमंडल की प्रणाली, है ना। क्या है? मंत्रिमंडल की प्रणाली या मंत्रिमंडल की व्यवस्था, है ना। अगला क्या है? विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया। अगला बताओ। हाँ, राष्ट्राध्यक्ष का, अरे वही बात है, राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का शासन। पीडीएफ में देखो वहां पे हो गया है राज्याध्यक्ष। राज्याध्यक्ष की जगह राष्ट्राध्यक्ष कर लेना, है ना। लेकिन वो दोनों एक ही बात है, संविधान में राष्ट्र को भी राज्य कहा गया है। अगला बताओ। एकल नागरिकता। अगला, हाँ, परमाधिकार रिटें, ठीक है। परमाधिकार रिटें, इसको याचिकाएं भी कहते हैं, हाँ। अगला बताओ। अगला हो जाएगा द्विसदनवाद।
हो गया। संसदीय विशेषाधिकार, अच्छा सांसदों के विशेषाधिकार रह ही गए। संसदीय, यही वाली चीज हमको अच्छी नहीं लगती। किसी को अच्छी लगती है बताए? संसदीय विशेषाधिकार, अभी तुमको हम बताएंगे, तुमको बिल्कुल भी अच्छा तुमको भी नहीं लगेगा कि क्या होता है संसदीय विशेषाधिकार। हाँ बेकार अधिकार देखो इसमें क्या है। हाँ देखो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। ये सारी चीजें तुमको 7 चीजें हैं, 7 तो समझ में आ गई है ना? 7 ही है, ज्यादा है, 3 3 6 2 8 है ना? एक हम छोड़ रहे थे कहीं। देखो सबसे पहले क्या है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था हमने कल ही पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा, और बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, सारी व्यवस्था हमने देख ली है। वहां पे विधायिका, कार्यपालिका और मंत्रिमंडल तीनों चीजें देख ली हैं। देखा नहीं देखा? वही है संसदीय व्यवस्था। कैसे संसद होगी, है ना? पूरी संसद हमने देखा कि हमारे देश में एक संसद होगी जो क्या करेगी, कानून को बनाएगी और लागू करेगी, है ना? उसी संसद में रहने वाले लोग कानून को बनाएंगे, उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो कानून को लागू करवाएंगे। उसी को हमने देखा। वहां पे क्या था, कार्यपालिका था, कार्यपालिका पूरे मिलकर के कानून को बना देगी, फिर नहीं विधायिका कानून को बना देगी, फिर कार्यपालिका उसको लागू करा देगी, है ना? तो समझ में आया? फिर क्या होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, उससे मिलकर के पूरे तीनों चीजों से मिलकर के बन जाएगा क्या, कानून बन जाएगा पूरा एक, है ना? अब देखो मंत्रिमंडल की प्रणाली हमने देखा था, कार्यपालिका से भी अगर कुछ अंदर काट के निकाल लेंगे, कुछ चुनिंदा लोगों को निकाल लेंगे, वो हो जाएगा मंत्रिमंडल। अभी यहाँ पे फिर से गोला देख लो, गोला बनाएंगे समझ में आ जाएगा। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, विधायिका। क्या है ये, विधायिका। इसमें से अगर हम थोड़े लोगों को निकाल लें तो ये क्या जाएंगे, कार्यपालिका हो जाएगी, है ना? इसको क्या कहेंगे, मंत्री परिषद जिसको कहते हैं, मंत्रीगण कह सकते हैं, इसको सरकार कह सकते हैं। ये क्या है, मंत्री परिषद है। क्या है, मंत्री परिषद। अगर मंत्री परिषद से भी कुछ चुनिंदा लोगों को निकाल लें तो ये मंत्रिमंडल हो जाएगा, जो ये वाला सिस्टम है। मंत्रिमंडल वाला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई विषम परिस्थिति है जिसमें तुरंत का तुरंत निर्णय लेना है, उसके लिए सभी लोग मिलकर के एक समय पे तुरंत निर्णय नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ सहमत हो, कुछ असहमत हो जाए, इसलिए ज़्यादा लोगों से निर्णय ना लेकर के उनमें चुनिंदा जो सबसे बेस्ट वाले होंगे उनसे अगर निर्णय ले लिया जाए तो काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जैसे आपातकाल की स्थिति, आपातकाल की स्थिति में अगर तुम सोचो विधायिका से पूरा हम निकलवाएं, वहाँ पे हम बहुमत प्राप्त कर लें कि हाँ आपातकाल लगवानी है नहीं लगवानी, युद्ध दूसरे देश से हो गया है, तो इधर ये आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, उधर तब तक मार पीट के निकल जाएगा दुश्मन देश, है ना? इसलिए तुरंत का तुरंत आपातकाल लगाना जरूरी होता है। तो क्या सभी लोग विधायक एक पार्टी के होंगे? नहीं हो सकता, कुछ सहमत हो कुछ सहमत ना हो। इसलिए क्या करता है, उसी में से जो कुछ कार्यपालिका बनती है जिससे सरकार होती है, उस सरकार में भी जो चुनिंदा लोग होते हैं, जो सरकार में भी बड़े बड़े पदों पर होते हैं, उनको हम बना लेते हैं मंत्रिमंडल, और वो तुरंत ऐसी स्थिति में निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हमने उनको निकाल के अलग रख लिया, जिसको क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल की प्रणाली। ये सब हमने कल पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है? अगला देखो विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून बनाता कौन है, यही विधायिका। इसी में बैठे हुए सब 545 सांसद क्या होंगे, लोकसभा में वोटिंग करेंगे, वैसे ही इधर राज्यसभा होगा, वहाँ पे 245 लोग वोटिंग करेंगे, फिर राष्ट्रपति के पास पहुँच जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है हमारी विधायी प्रक्रिया का, कानून बनाने का। विधायी प्रक्रिया मतलब क्या, कानून बनाने की प्रक्रिया, है ना? अब आगे देखोगे जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो अलग चीज है। विधायी प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया। इसको लिख लो, कानून बनाने की प्रक्रिया, है ना? कानून बनाने की प्रक्रिया। अच्छा, कानून बनाने के पीछे प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो प्रोसेस सही तरीके से बनाया गया, जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस फॉलो किया गया है, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने जापान से लिया है ना? वो होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना? और ये क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया, जिसको कहते हैं विधायी प्रक्रिया। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, भी जापान पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, है ना? अब देखो राष्ट्र अध्यक्ष का नाम मात्र का शासन। राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, फिर वही बात, राष्ट्र अध्यक्ष कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का हमने कल वाले वीडियो में ही बताया कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का ही सबसे बड़ा आधिकारिक पद होता है। बताया सबसे बड़ा संवैधानिक पद क्या है, राष्ट्रपति का, लेकिन फिर भी उसके पास उतनी पावर नहीं होती है। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। क्योंकि हमने देखा संसदीय व्यवस्था में सारी पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। ये हमने कल देखा था, नहीं देखा था? तो संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पास सारी पावर होती है, और वही संसदीय व्यवस्था के साथ साथ हमने ये भी लिया कि जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद होगा राष्ट्रपति, उसके पास पावर नहीं होंगी। वही वाला होगा कि नाम मात्र का शासन होगा, कि होगा तो सबसे बड़ा पद, पर उसके पास पावर नाम मात्र की ही होंगी। सारे काम वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। ठीक है, अगला देखो, बिना इसके हस्ताक्षर के कोई काम पारित नहीं होगा, पर फिर भी इसके पास इतनी पावर नहीं है कि किसी काम पे हस्ताक्षर ना करे, है ना? जो प्रधानमंत्री कह देगा राष्ट्रपति को वो काम करना पड़ेगा, उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करेगा तो 14 दिन तक रोक सकता है, 14 दिन के बाद में
स्वतः पारित हो जाएगा। कुछ स्थितियों में इसके पास वीटो पावर होती है, इसको अनंत काल तक के लिए रख सकता है ना, वो अलग बात है। देखो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता क्या होती है? एकल नागरिकता ये होती है कि तुम एक देश में रहकर केवल एक ही नागरिकता ले सकते हो। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम भारत की ही नागरिकता केवल लोगे। भारत में अगर हो तो केवल भारत की नागरिकता ले सकते हो, किसी विदेशी देश से नागरिकता नहीं ले सकते। तुम सोचो पाकिस्तान से भी नागरिकता ले लें, यहाँ के भी नागरिक वहाँ के भी नागरिक, यहाँ मोदी जी लात मार के भगाएंगे तो उधर पाकिस्तान भाग जाएंगे, वहाँ से लूटेंगे खाएंगे, उधर से लात मार के भगाएगा तो इधर भाग के चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर यहाँ के हो तो तुमको यहीं का केवल पासपोर्ट मिलेगा। अगर तुमने दूसरे देश की पासपोर्ट ले लिया, वहाँ की नागरिकता ले ली, तो तुम्हारी ये वाली नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसी बात भाग 2 में कही गई है ना। संविधान के भाग 2 में बताया गया कि वहाँ पे अगर तुमने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली तो ये भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट तुम एक तरीके से और समझ सकते हो। जैसे अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में हर राज्य के लिए अपनी अपनी अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है। मान लिया अगर अमेरिका ये पूरा इतना बड़ा देश है तो इसके अंदर बहुत सारे राज्य होंगे, है ना, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? अब मान लिया तुम इसमें रहते हो, इस वाले राज्य में, तो तुमको इस वाले राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और इस वाले देश की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। मतलब तुम्हारे पास 2 पासपोर्ट होंगे, एक तो राज्य का पासपोर्ट होगा और एक देश का होगा। जैसे मान लो अगर भारत में दोहरी नागरिकता होती तो तुम्हारे पास क्या होता? एक तो उत्तर प्रदेश का तुम्हारे पास पासपोर्ट होता और एक देश का पासपोर्ट होता। जब देश से बाहर जाते तो देश का पासपोर्ट लेके जाते, और उत्तर प्रदेश से बाहर अगर मध्य प्रदेश में जाते तो उत्तर प्रदेश वाला पासपोर्ट लेके जाते। क्या तुम्हारे यहाँ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत होती है? नहीं जरूरत होती है। केवल देश से बाहर जाते हो तब पासपोर्ट की जरूरत होती है ना। तो हमारे यहाँ एक ही पासपोर्ट होता है, मतलब एक ही नागरिकता हो सकती है। देश के बाहर जब जाओगे तभी केवल तुम्हारी नागरिकता पूछी जाएगी, तुम कहाँ के रहने वाले हो, है ना। भारत के अंदर तुम कहीं भी चले जाओ, तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो या मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, कहाँ के रहने वाले हो। यही को कहते हैं क्या? एकल नागरिकता, है ना। एकल नागरिकता हो गया। अब देखो परमाधिकार रिटें। परमाधिकार रिटें क्या होती हैं? ये देखो नाम से तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अधिकारों में भी परम अधिकार है तुम्हारे पास। ये सबसे बड़ा वाला अधिकार क्या होता है? रिट मतलब होता है याचिकाएं। तुम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी याचिका दायर कर सकते हो अगर तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है ना। तुम जा करके वहां पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से अपना अधिकार मांग सकते हो। ये तुम्हारा परम अधिकार दिया गया है कि अगर सरकारें तुम्हारे हनन कर रही हैं, शोषण कर रही हैं, तो तुम सुप्रीम कोर्ट से जा करके अपना अधिकार मांग सकते हो। यही तक नहीं, तुम्हारे पास इतना भी अधिकार है कि तुम्हारे आसपास अगर किसी व्यक्ति का अधिकार का शोषण हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो तुम जनहित याचिका दे सकते हो। क्या दे सकते हो? जनहित याचिका। इसको कहते हैं जनहित याचिका। मतलब दूसरों के हित के लिए भी। अगर तुमको लगता है कोई गरीब है, व्यक्ति है, उसका शोषण हो रहा है, कोई सरकार उसका शोषण कर रही है, उसके पास इतना समझ नहीं है कि वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाए, कैसे वहां पे अपनी याचिका करे, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात कैसे पहुंचाए, तो तुम भी उसके तरफ से याचिका दे सकते हो। इसके लिए तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया तुम्हारा क्या अधिकार होता है कि उससे उसके बारे में पूछो, तुम उसके कौन लगते हो, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तुम क्या कहोगे? जनहित याचिका के तहत हम ये कर रहे हैं और सरकार, न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तुरंत जान जाएगी और उस पर ध्यान देगी। ये होता है जनहित याचिका। और एक स्वयं की याचिका, स्वयं के ऊपर अगर अत्याचार हो रहे हैं तो उसके लिए भी तुम जा सकते हो। ये तुम्हारा क्या होता है? परमाधिकार रिटें। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने ब्रिटेन से ले लिया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं द्विसदनवाद। तो जैसे तुमने संसदीय व्यवस्था पढ़ा था, वहां पे तुमने पढ़ा था द्विसदनवाद मतलब जहां पे 2 सदन हो, है ना। द्विसदन तुमने देखा। 2 सदन कौन कौन से थे? लोकसभा और राज्यसभा। हो गए 2 सदन। ये किसके सदन है दोनों? ये दोनों सदन संसद के हैं। किसके सदन है ये? संसद के। संसदीय व्यवस्था हमने लिया कि मतलब एक संसद होगी जिसके द्विसदनवाद की व्यवस्था भी कौन सा हमने लिया कि उसी संसद के 2 सदन होंगे। एक क्या होगी? लोकसभा और राज्यसभा। इसको कहते हैं निम्न सदन और ये उच्च सदन। समझ में आया? और पूरी संसद किससे मिलकर बनेगी? इसमें राष्ट्रपति को भी अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? संसद पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बिना राष्ट्रपति के संसद कंप्लीट नहीं होती। संसद को कंप्लीट होने के लिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का होना जरूरी है, क्योंकि संसद का काम है कानून को बनाना, और कोई भी कानून बिना राष्ट्रपति के क्या बन सकता है? नहीं। इसके हस्ताक्षर होने जरूरी हैं, है ना। समझ में आया? ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो कर लोगे ना कि संसद के लिए क्या क्या जरूरी चीजें तत्व हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है संसद के जरूरी तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। वहां पे लिख के आ जाएगा इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और सरकार। पूछेगा इनमें से कौन जरूरी तत्व नहीं है? सरकार, क्योंकि वो तो कार्यपालिका है और कार्यपालिका से लेना देना कुछ है नहीं इसमें, है ना। अब देखो संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं? यहाँ पे सांसदों को क्या होता है? सांसदों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। देखो संसद के जो सत्र चलते हैं, जैसे बजट सत्र है, मानसून सत्र है, ये सब सत्र चलते हैं, इनके दौरान किसी भी सांसद पर कोई भी सिविल केस नहीं लगाया जा सकता। सिविल केस समझते हो?
जमीन से, संपत्ति से, पैसे वाले मामले जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सिविल केस होते हैं। क्रिमिनल केस वो तो जो मारपीट वाले होते हैं, जिसमें मार दिया, किसी को चाटा मार दिया, गोली मार दी है ना, लाठी मार दी, वो क्या होते हैं? क्रिमिनल केस तो हो सकते हैं, पर किसी भी सांसद के ऊपर सिविल केस नहीं होंगे। क्या होंगे? सिविल केस नहीं होंगे किसी भी सांसद के ऊपर। कब? जब कोई भी सत्र चल रहा होगा। संसद में 3 सत्र होते हैं, है ना, उन तीनों सत्रों के दौरान कोई भी सिविल केस नहीं होगा। और साथ ही साथ उन तीनों सत्रों के 40 दिन पहले भी और तीनों सत्रों के 40 दिन बाद भी कोई इन पे सिविल केस दायर नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हो? किसी भी सत्र को, एक सत्र चलने में लगभग 2 महीना, 3 सत्र चलेंगे 6 महीने, और इधर 40 दिन इधर, 40 दिन इधर, मिला करके पूरा 1 साल हो जाएगा। मतलब पूरे साल के दौरान इन पर कोई भी सिविल केस नहीं लगाया जाएगा। यही कारण है कि तुम देखोगे सांसद विधायक लोग बन जाते हैं और एक ही साल में या 5 साल जब उनका कार्यकाल रहता है, उसी में बहुत अपनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं? दूसरों की संपत्ति अपने नाम कराते रहते हैं, इधर उधर से घोटाला करते रहते हैं। और इनको पता है कि जब तक ये रहेंगे सांसद, तब तक इनके खिलाफ कोई भी सिविल केस होगा नहीं। और बाप तक इतना इकट्ठा कर लेंगे कि किसी ना किसी को खिला देंगे इतना कि कोई पूछने नहीं आएगा इनसे, है ना। यही कारण होता है कि 5 साल में विधायक सांसद लोग इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। जो पहले पैदल आते थे तुमसे वोट मांगने के लिए, अब फॉर्चूनर से आते हैं, है ना। वही वाला कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आया? संसदीय विशेषाधिकार मतलब सांसदों के कुछ विशेष अधिकार होते हैं कि उन पर सिविल केस नहीं हो सकता तीनों ही सत्रों के चलने के दौरान, ना ही उससे 40 दिन पहले, ना 40 दिन बाद, ठीक है, और उस दौरान भी नहीं। ये समझ में आया? ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? छापो। कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से सबसे जरूरी तो यही है कि हमने क्या लिया यहाँ से? समवर्ती सूची लिया। क्या लिया? समवर्ती सूची लिया। और क्या लिया? संयुक्त बैठक लिया हमने। और क्या लिया? हाँ, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, है ना। 2 कॉन्सेप्ट मेन है, 2 कॉन्सेप्ट देखो, वो वाला छोड़ दो, है ना। जो मेन है वही तुमको पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी और फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। इतना देखो, सबसे पहले क्या है? समवर्ती सूची। अभी हमने तुरंत पढ़ाया है ना। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, उसमें हमने एक सूची बताई थी जिसका नाम था समवर्ती सूची। हमने वहीं पे बताया था जो इधर लिखा था, जिसमें कितने सब्जेक्ट थे? 52। इसमें कितने विषय थे? इसमें 52 विषय थे। 52 थे कि नहीं थे? वही वाली विषय है। इसमें क्या, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। तो ये स्पेशल से अलग वाली सूची हमने कहाँ से ली? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। फिर आती है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या होता है? संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट तुम देखोगे तो अनुच्छेद 108 में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? अनुच्छेद 108 में। कहाँ पे मिलेगा? अनुच्छेद 108 में, है ना। अनुच्छेद 108 में लिखा है कि यदि किसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में विभेद हो जाए कि एक किसी कानून को पारित कर रहा है और दूसरा उसको बिल्कुल भी पारित नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? विभेद की स्थिति आ जाएगी। और 6 माह तक अगर यही स्थिति बनी रहती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। तुमको याद होगा जब हमने तुमको संसदीय व्यवस्था पढ़ाई थी तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, उसमें फिर ऐसे करके एक ऐसे बनाया था। ऐसे बनाया था नहीं बनाया था? तो तुमने कहा था तो सर जी ये तो SBI का चिन्ह हो गया, है ना। ये SBI का चिन्ह नहीं, हमने बताया था यहाँ पे एक सेंट्रल हॉल है। क्या है? उस समय हमने तुमको नहीं बताया था सेंट्रल हॉल किस काम आता है। हमने तुमको बताया था इधर वाला लोकसभा उधर वाला राज्यसभा, ऐसे तो बताया था, इधर लोकसभा उधर राज्यसभा, है ना। बीच में जो सेंट्रल हॉल था ये किस काम में आता है? ये इसी काम में आता है जब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, अनुच्छेद 108 का प्रयोग किया जाएगा तो लोकसभा को बुला करके भी इधर ले आया जाएगा और राज्यसभा को भी बुला करके इधर ही ले आया जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा कि संयुक्त बैठक होगी कहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन? संयुक्त बैठक को बुलाने की शक्ति किसमें होती है? ये राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। कब आता है? जब संसद के दोनों सदनों में किसी विशेष कानून को लेकर के क्या होता है? विभेद हो जाता है। विभेद अगर ये 6 महीने तक चलता है, कितने दिनों तक? 6 महीनों से ज्यादा चलता है, तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति बुला सकता है। ऐसी कंडीशन तुमने देखा। अगर ऐसा भी नहीं है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो पहले भी बुला सकता है। जैसे अगर किसी राष्ट्रपति को ये लग जाए कि ये वाला कानून तुरंत के तुरंत इसको बुलाया जाना, इस कानून पर निर्णय लेना जरूरी है। जैसे तुमने अभी देखा कृषि कानून, सरकार को लग गया कि कृषि कानून तुरंत का तुरंत पारित होना जरूरी है। उस समय कोई सत्र नहीं चला था, तीनों सत्रों में से कोई भी सत्र नहीं था, है ना। ना ही मानसून सत्र, ना ही शीतकालीन सत्र, ना ही बजट सत्र, किसी प्रकार का कोई सत्र नहीं चल रहा था। फिर भी राष्ट्रपति ने तुरंत 108 का अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके एक संयुक्त बैठक बुला ली और दोनों के द्वारा वहां पे तुरंत का तुरंत ये वाला जल्दी जल्दी में कानून बिल पास करा लिया।
सरकार को पता था कि अगर ये ज़्यादा लंबा चलेगा तो इस पर ज़्यादा बवाल होगा, इसलिए तुरंत बुलाया, तुरंत पास, है ना। कोई सत्र नहीं चल रहा था, बिना किसी सत्र के संयुक्त सत्र बुला लिया गया और पास हो गया। 3 सत्र होते हैं संसद के, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। उंगली कम पड़ गई हमारी। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र है। ये मुड़ गई थी, हम कहे कहाँ गई, हम इधर ऐसे से कर रहे हैं, गायब हो गई थी। तो इसको बुलाएगा कौन? बजट सत्र को कौन बुलाएगा बताओ? बजट सत्र को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके। अगला वाला बताओ, अगला कौन सा देश होगा? फ्रांस होगा। अगला कौन सा होगा? फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया? यहां से हमने लिया। अगला बताओ, गणतंत्रात्मक ढांचा हो गया। गणतंत्रात्मक ढांचा। अगला क्या है? स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के आदर्श। और बाकी उसमें जो लिखा है वो पढ़ लेना जरूरी है नहीं, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट देखो। गणतंत्रात्मक ढांचा हमने वहीं पे देखा था जब हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, याद है सबको? पॉलिटी की पहली क्लास में हमने प्रस्तावना पढ़ी थी। गणतंत्रात्मक ढांचा के बारे में विशेष रूप से हमने वहां पे ध्यान दिया था, तो वही देख लेना। ये भी हमने वहां पे पढ़ा था, स्वतंत्रता, बंधुता एवं समता के आदर्श हमने वहीं पढ़ा था प्रस्तावना में ही। प्रस्तावना में ही ये तीनों बातें लिखी गई, स्वतंत्रता, बंधुता एवं समता की बातें। ये तीनों आदर्श वहीं पे लिखे गए, नहीं लिखे गए हैं? वहीं पे हमने तुमको बताया था कि ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति से क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, बंधुता एवं समता के आदर्श। हमने बताया था कितने आदर्श लिए गए हैं? 3 आदर्श लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से। और फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए तो मतलब फ्रांस से तो होंगे ही, है ना। फ्रांस से हो गए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1917 में हुई थी। वहां से हमने 3 कॉन्सेप्ट लिए थे। कौन कौन से? स्वतंत्रता, बंधुता एवं समता के आदर्श लिए थे। वहीं से हमने लिया था गणतंत्रात्मक ढांचा। अगला बताओ, अगला कौन सा होगा? अगला कनाडा, है ना। कनाडा से हमने क्या किया लिया? ये तो पंजाबियों वाला देश है। हाँ, केंद्र द्वारा, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, इधर क्या होगा? केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, है ना। हाँ, वही एक ही बात है जी। राज्यपालों की नियुक्ति अभी बता देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। अभी देखना, इसमें केंद्र के पास ज्यादा पावर आ जाएगी। अगला होगा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यही है ना। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अगला बताओ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन। अगला बताओ। हाँ, अगर तुम लोग देख रहे हो कि ध्यान से, तो इसमें केंद्र के पावर बढ़ाई जा रही हैं। उसी शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अगला इतना ही। देखो देखो ध्यान से देखो, जल्दी फटाफट ध्यान दो। सबसे पहला क्या है? कनाडा से हमने क्या लिया? केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपाल कहाँ नियुक्त होते हैं? हर राज्य में नियुक्त होते हैं। अरे कहाँ पे नियुक्त होते हैं? पूछा ना, राज्य में नियुक्त होते हैं ना। इन राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, जैसे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति का, वैसे राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा होता है? राज्यपाल का होता है। लेकिन तुम देखोगे केंद्र में दूसरी सरकार हो जाती है और राज्य में दूसरी सरकार होने की संभावना बनी रहती है। जैसे अभी देख लो कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी हुई है और तुम देखोगे पश्चिम बंगाल देख लो, वहाँ टीएमसी की सरकार है। या तुम पड़ोस में अपने देखो ना, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। टीएमसी से थोड़ा रिलेट नहीं करते होगे, पर कांग्रेस तो कर ही सकते। पंजाब में आम आदमी की सरकार बन गई, है ना। तो राजस्थान से रिलेट करो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब केंद्र की बीजेपी की सरकार। अब सोचो, अब जो केंद्र में सरकार बैठी है, राज्य में राज्यपाल को भेजेगी कौन? वही केंद्र की सरकार। केंद्र में बीजेपी बैठी है, बीजेपी जिसको चाहेगी उसको भेज देगी राजस्थान में, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब वहां का सोचो, राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद किसने भेजा है? केंद्र ने। पूरी कमान किसके हाथ में आ जाएगी? केंद्र के हाथ में। क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद 356 याद होगा तुमको, आपातकाल वाला, कि राज्यपाल के पास इतनी पावर होती है कि वो उसको अगर लग जाए कि यहाँ पे हमारे राज्य में, हमारे राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वो राष्ट्रपति से अनुमोदन कर सकता है कि यहाँ पे अनुच्छेद 356 लागू किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यही कारण है कि राज्यपाल को केंद्र भेजती है और राज्यपाल को बार बार ये लगता रहता है
अगर किसी देश किसी राज्य में सेम सरकार नहीं है, जो केंद्र में और राज्य में सेम सरकार नहीं है, तो राज्यपालों को बार बार लगता रहता है कि यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और वहां पे शासन राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है अक्सर करके। यही कारण है, इसलिए 121 से भी ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है ना। तो केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होती है, मतलब पावर कमान किसके हाथ में आ गई? केंद्र के हाथ में, मतलब सेंटर के पास पावर आ गई। इसमें जितने भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें यही बताती हैं कि कमान किसके हाथ में होगी, लगाम कौन पकड़ेगा, सारी पावर किसके में होगी? केंद्र में। अगला देखो, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। इसमें बताया गया है कि सशक्त केंद्र होगा। केंद्र कैसा होगा? वो ज्यादा सशक्त होगा। संघीय व्यवस्था तो होगी, संघीय व्यवस्था मतलब बहुत सारे राज्य मिलकर के एक संघ तो बनाएंगे, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी? केंद्र के पास ज्यादा पावर होगी, बाकी राज्यों में उतनी पावर नहीं होगी। यही होता है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। बाकी दिया गया सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी मामले पर अपना परामर्श दे सकती है, चाहे कोई कानून बने, चाहे कोई व्यवस्था चल रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट अपने मन से किसी भी चीज पे परामर्श दे सकती है। जैसा तुमने देखा अभी कोरोना काल के समय सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से परामर्श देती रहती थी कि ये प्रिकॉशंस करने हैं। कहीं कहीं पे ये भी बताया जाता था, जैसे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि लॉकडाउन लगाया जाए, इसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अपना परामर्श दे सकती है, यही है सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। अगला देखो, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। किसमें निहित होना? केंद्र में। अगर कोई ऐसी शक्ति है जो संविधान बनाते समय वहां पे नहीं लिखी गई थी, बची बचाई जितनी शक्तियां हैं वो सब किसके पास चली जाएंगी? ऑटोमेटिक वो सब केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। जैसे जब संविधान बन रहा था तब उस समय साइबर सिक्योरिटी की उतनी ज्यादा समस्या नहीं थी, तो साइबर क्राइम भी नहीं होते थे, है ना। लेकिन बाद में जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, साइबर क्राइम बढ़ते गए। फिर उसके लिए हमको साइबर क्राइम के लिए एक अधिनियम बनाना पड़ा, एक कानून बनाना पड़ा। तो फिर वो कानून किसके तहत बना? केंद्र सरकार के द्वारा। वो उस पर जितने भी कानून होंगे साइबर क्राइम वाले जितने होते हैं सब किसके अंतर्गत होते हैं? वो केंद्र के अंतर्गत होते हैं, राज्य के अंतर्गत नहीं होते। तो अवशिष्ट शक्तियां जितनी भी बाद में आने वाली शक्तियां होंगी, जो बची बचाई शक्तियां होंगी, सब किसमें चले जाएंगे? केंद्र में चले जाएंगे। अवशिष्ट का मतलब भी होता है बची बचाई। जो बची बचाई शक्तियां किसमें होंगी? ये केंद्र में ऑटोमेटिक चली जाएंगी। ये कौन सा समझ में आया? इसमें क्या होता है कि कनाडा में केवल यह बताया गया है कि केंद्र ज्यादा पावरफुल होगा, राज्य उतने पावरफुल नहीं होंगे। कारण ये है इससे एक राष्ट्र बना रहे, है ना। राज्यों को अगर ज्यादा पावर दे दी जाएगी तो कभी ऐसा भी होगा कि ममता दीदी कहें कि पश्चिम बंगाल अलग देश बनेगा, केरल वाले कह देंगे अलग देश बनेगा, है ना। नागालैंड वाले तो वैसे भी चलाते रहते हैं कि हमको अलग देश बनाना है ना। इसीलिए ज्यादा कमान किसको दे दी गई? केंद्र के पास। कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होगी। संघीय व्यवस्था तो है, मिलकर के हम एक राष्ट्र बनाते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि कभी अलग हो जाओगे, क्योंकि ज्यादा का पावर किसके पास है? केंद्र के पास। ये कहां से लिया कॉन्सेप्ट हमने? ये हमने कनाडा से लिया। छापो इसको। अब देखो हम देख लेते हैं सोवियत संघ से हमने क्या क्या लिया। सोवियत संघ जानते हो? यूएसएसआर। सोवियत संघ क्या? सोवियत संघ, इसको कहते थे यूएसएसआर। तुमने मेरी बात को नोटिस किया होगा, तो हमने कहा था इसको कहते थे, क्योंकि इसको अब ये नहीं कहते, अब इसको क्या कहते हैं? इसको अब रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। 1991 में इसका विभाजन हो गया। बहुत बड़ा देश हुआ करता था, आज भी बहुत बड़ा है, पहले और बड़ा हुआ करता था। इसको जब तोड़ा गया 1991 में, तो इसके 15 टुकड़े हुए। कितने हुए? 15 टुकड़े हुए, जिनमें 14 छोटे छोटे देश बन गए और एक बड़ा देश रूस। आज भी बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। मतलब 15 देश टुकड़े होने के बाद भी आज भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, है ना। समझे? हाँ, आज इसका यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और यूक्रेन भी इसी का हिस्सा था 1991 के पहले, ठीक है ना। तो देखते हैं सोवियत संघ से हमने क्या क्या लिया? प्रस्तावना। क्या लिया? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, है ना। और क्या लिया? मौलिक कर्तव्य। दो ही चीजें इसमें हैं जो जानने वाली हैं, है ना। देखो दो चीजें हमने इसमें ली। प्रस्तावना जब पढ़ोगे, जो हमने पहले पढ़ाया था पहली वाली क्लास में, वहां पे तुमने देखा होगा, वहां पे हमने 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की थी। क्या की थी? 3 प्रकार के न्याय के बारे में। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। और ये न्याय हमको मिलते भी हैं, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में लिखे हैं। प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न भाग है। क्या है? अभिन्न भाग है, हमारे संविधान का अभिन्न हिस्सा है प्रस्तावना। और उसी में लिखा गया सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए। मतलब समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। कोई छुआछूत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आर्थिक न्याय की बात कही गई है कि कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अमीर है तो अपने घर में रहे, गरीब है तो उसको सरकार सुविधा देगी, जिसके आधार पर उसको क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी हमने किया संविधान में संशोधन और क्या कर लिया? अपने यहाँ आरक्षण में जो है आर्थिक आरक्षण भी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया?
आर्थिक आरक्षण भी जोड़ दिया आपने अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 6 में और अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 6 में। शैक्षिक आधार पर और नौकरियों में, नियोजनों में भी, दोनों में। 15 के 6 में है शैक्षिक आरक्षण, जिसमें शैक्षिक आरक्षण मिलेगा सब क्लॉज 6, 15 का सब क्लॉज 6 में शैक्षिक आरक्षण और 16 के सब क्लॉज 6 में नौकरियों में, नियोजन में आरक्षण, है ना, ये बात कही गई। इसको कहते हैं EWS, पता है EWS, वो वाला कॉन्सेप्ट, 10% आरक्षण मिलता है। हाँ 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 19 में। राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। राजनीतिक न्याय भी सबको बराबर मिलता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सब राजनीतिक रूप से बराबर हैं। मतलब तुम्हारे वोट की वैल्यू एक है, चाहे सलमान खान आ जाए उसके वोट की वैल्यू भी एक है, चाहे मोदी जी अपना वोट डालें तो उनके वोट की वैल्यू भी एक ही रहेगी। मतलब सबका बराबर का अधिकार है। राजनीतिक न्याय तुम्हारा अधिकार है कि नहीं है? वोट डालने का अधिकार तुम्हारा राजनीतिक अधिकार है कि नहीं है ना? कहीं भी कुछ भी बोलने का अधिकार तुम्हारा कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है? नहीं, वो तुम्हारा कैसा है? मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। इसको मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट कहते हो तुम, है ना? कहीं भी आने जाने का अधिकार तुम्हारा मौलिक अधिकार है ना? लेकिन ये वोट डालने का अधिकार तुम्हारा राजनीतिक अधिकार है। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पास है, संपत्ति का अधिकार तुम्हारे ऊपर है, तो कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है या राजनीतिक अधिकार? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है या राजनीतिक अधिकार? ना ही ये मूल अधिकार है, ना ही ये राजनीतिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार का मतलब ये होता है इसको कानून के द्वारा छीना जा सकता है। मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता, और राजनीतिक अधिकार तुमको राजनीति में आने के लिए दिए जाते हैं कि राजनीति में तुम्हारा योगदान होना चाहिए। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। फारसी समझ में आ रही मेरी? ये समझ में आ जाती है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी में ऐसे ही लिख पाते हैं, है ना, कोई बात नहीं चलो, है ना। इसमें क्या है? अनुच्छेद 51 के सब क्लॉज ए में ये दिया गया है। हिंदी वाले इसको एक जगह क्या लिख लेंगे? का लिख लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 51 का, है ना। 51 के का में क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य। जैसे तुम्हारे बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं कि तुम्हारा नहीं 51 का, है ना, 51 का, ठीक है। अब देखो फ्लो तुमने तोड़ा दिया, फिर से देखो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य जैसे तुमको तुम्हारे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। मूल कर्तव्य तुमको तुम्हारे मूल अधिकार दिए गए कि नहीं दिए गए? मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकारों में तुम जबरदस्ती कह सकते हो न्यायालय हमको दिलवाएगा, पूरी अधिकार के साथ जाते हो कि हम अधिकार लेके रहेंगे। फिर तुमको ऐसे भी अधिकार दे दिए गए कि सरकार अगर चाहे तो और अधिकार दे सकती है। तुमको DPSP दे दिया गया कि न्यायालय के द्वारा जबरदस्ती नहीं ले सकते, पर सरकार अगर देना चाहे तो दे देगी। तुमको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए, राजनीतिक अधिकार भी दे दिया गया, सामाजिक अधिकार भी दे दिया गया, आर्थिक अधिकार भी, सब कुछ तुमको मिल गया। अब क्या चाहिए? अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के लिए तुम भी तो कुछ करो, है ना। तब जोड़ दिए गए तुम्हारे कर्तव्य। तुम्हारे भी कुछ राष्ट्र के लिए कर्तव्य होते हैं कि जैसे राष्ट्रगान होगा तो तुम उसका सम्मान करोगे, झंडा फहराया जाएगा तो तुम उसका सम्मान करोगे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान नहीं करोगे। सब क्या है? तुम्हारे राष्ट्र के लिए कर्तव्य है। अपने राष्ट्र के लिए देशभक्ति दिखाना, मौका पड़े तो उसके लिए भी तुमको मर मिट जाना, ये सब तुम्हारा क्या है? ये कर्तव्य है ना। ये सब क्या है? कर्तव्य है तुम्हारे, है ना। कर्तव्य कुछ ऐसे जो तुमको बता दिए, जो नहीं इसमें लिखे फिर भी तुमको हमने बता दिए, वो तुम फीलिंग सेंटीमेंट समझो हमारे, है ना। तो सोवियत संघ समझ में आया? सोवियत संघ से क्या क्या लिया? सोवियत रूस यही दिखाता है। रूस में क्या है? रूस वाले लोग इतना आगे क्यों रहते हैं? वहाँ के कल्चर जो है, जो तुम देखोगे वहाँ की परिस्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है उनके हिसाब से। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, -72 डिग्री चला जाता है, -72 डिग्री। और तुमको पता है 0, हाँ क्या है, हाँ हाँ ऐसा भी होता है, सही बता रहे हो तुम। देखो तुमको पता है 0 डिग्री में बर्फ जमने लगती है और -72 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। सोचो यहाँ तुम्हारे +72 आ जाए, जलने लगेगा, और ये -72 में हड्डियाँ तक जाम हो जाएंगी। सोचो वहाँ जाओगे, मतलब जाने में टाइम नहीं लगेगा। तुम अगर गर्म पानी उस फ्राई पैन में उबालो, एकदम खोल रहा हो, हवा में उछाल दोगे तो नीचे बर्फ गिरेगी केवल। हाँ? क्या कह रहा सर वहाँ बियर कितनी लाजवाब होगी? अरे खच्चर, वहाँ बियर नहीं होगी, बियर का गोला मिलेगा तुम्हें, ठीक है, बर्फ का गोला मिलेगा। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर भी वो लोग देखो दुनिया में इतनी बड़ी शक्ति बन करके उभरे हैं, है ना। अमेरिका से टक्कर लेते हैं, जहाँ की सारी अनुकूल परिस्थितियाँ, जैसा चाहता है वैसी परिस्थितियाँ हैं, खेती भी अच्छे से होती है, सब कुछ अच्छा है वहाँ का, है ना। फिर भी उसे टक्कर लेता है, क्यों? क्योंकि वहाँ के नागरिकों को पता है कि उसके राष्ट्र के लिए उससे कुछ कर्तव्य हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ा भी कुछ समझ में नहीं आता तो हमको अधिकार दिया गया कि हम आंदोलन कर सकते हैं, है ना। लेकिन शांतिपूर्ण हम लोग क्या करते हैं? ट्रेनें जलाने लगते हैं, अपनी संपत्ति का तनाश कर रहे हैं। दोबारा से ट्रेनें सरकार बनाएगी, कहाँ से आएगा पैसा? तुम ही से टैक्स लेगी। फिर कहोगे मोदी जी पेट्रोल पे दाम बढ़ा रहे हैं, मोदी जी क्या करे, तुमने तोड़फोड़ मचा रखी इतना है, मोदी जी करेंगे भी क्या? तो तुम ही से तो लेंगे, आएगा भाई, मोदी जी घर में नोटें छापेंगे, तुम ही से लेंगे, उसी से बनाएंगे दोबारा ट्रेन, फूकते रहो तुम ट्रेन, नुकसान किसका होगा? तुम्हारा ही होगा।
तो मौलिक कर्तव्य तुमको अपने ध्यान रखने हैं। अगर मौलिक कर्तव्य तुम सही से निर्वहन करोगे तो तुम भी रूस की तरह, कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां ना हो, कितनी भी तुम्हारी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, तुम फिर भी एक विश्व शक्ति बन के उभरोगे, है ना। अगला कौन सा देश होगा? अगला होगा जापान। तुमको यहां से सीखना। जापान देखो, जापान से तुम देखो, जापान से सीखने को तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ तुमको सीखने को मिलेगा जापान से। जापान छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे तुम देखोगे पर्यावरण बिल्कुल भी इसके अनुकूल नहीं है, इतनी ज्यादा सुनामी, इतने तूफान, इतने बवंडर सब आता रहता है, फिर भी तुम देखोगे टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे। बेचारों की किस्मत ऐसी है कि 2 बार इनके ऊपर परमाणु बम फेंक दिया गया, उससे उबर नहीं पाया, तीसरी बार इनका खुद का परमाणु रिएक्टर फूट गया, जहाँ पे बिजली बनाते थे वो खुद का फूट गया इनका, है ना। तो बहुत ज्यादा पीड़ित आदमी है ये। हर साल में 2-3 बार तो इनके यहाँ सुनामी आ जाती है। घर बेचारे अच्छे नहीं बना सकते ये लोग, ज़्यादा बढ़िया घर बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, सुनामी आ जाएगी, टूट जाएंगे, मर जाएंगे दब के। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से घर भी बनाते हैं कि टूटे फटे ना, ऐसा बना देते हैं, हल्के हल्के घर बनाते हैं, लकड़ियों का ज़्यादा बनाते हैं, टूटने फटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, गिर जाएंगे उठा के फिर रख लेंगे, ऐसा सिस्टम, समझे। बताओ जापान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट हमने जहां पे बताया था, विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया में था कानून कैसे बनेगा और कानून बनने के पीछे प्रोसेस क्या होगा। क्या होगा? प्रोसेस चेक करने का। प्रोसेस चेक कैसे होगा? वो है विधि द्वारा क्या है, स्थापित प्रक्रिया कहलाई जाएगी, है ना। कि विधि के द्वारा कौन सी प्रक्रिया स्थापित की गई, विधि बनाने के पीछे की प्रोसेस क्या है, वो कहां से आएगा, प्रोसेस चेक कहां पे होगा, वो जापान से हमने कॉन्सेप्ट लिया। अगला देश बताओ कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। देखो यहां से तुमने बहुत सारी चीजें सीखी है, बताओ कौन कौन सी? हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगला संविधान संशोधन। देखो ये सबसे बड़ी बात है। और अगला क्या है? बस ये देखो ध्यान से देखो, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन तुम लोगों को पता होगा किसके तहत हम संविधान संशोधन करते हैं? अरे राष्ट्रपति के तहत। अनुच्छेद बताओ? 368। अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। सोचो, इतना ज्यादा समय लगा करके, इतना ज्यादा पैसा लगा करके, इतने ज्यादा बुद्धि, इतने ज्यादा दिमाग, इतने ज्यादा लोगों को लगा करके हमने संविधान सभा में रखा और फिर संविधान बनाया कि सबसे बेस्ट बनना चाहिए। फिर भी हमने कहीं पे एक लूप होल छोड़ दिया कि हमको अभी भी लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है और उसमें सुधार करने की जरूरत समय के हिसाब से पड़ती रहेगी। ये संविधान बनाने वाले लोगों को पता था कि समय के हिसाब से हमको बदलना पड़ेगा, है ना। जो उस समय की परिस्थितियां थी उस समय के हिसाब से संविधान उस समय बना दिया गया था, लेकिन पता था कि आगे के समय में इसको बदलने की जरूरत पड़ेगी, इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकताएं आएंगी। समय के हिसाब से कल्चर बदलता रहता है, जरूरतें बदलती रहती हैं, तो इसमें संविधान में संशोधन भी होना चाहिए। ये भी संविधान के अंदर ही लिखा गया। संविधान में ही देखोगे 368 अनुच्छेद 368 में लिख दिया गया कि खुद संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया सकता। क्या होगा? मूल ढांचे के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र रहेगा, लोगों के मूल अधिकार हैं तो मूल अधिकार खत्म नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हैं। मूल ढांचे के साथ में तुम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हालांकि संविधान में संशोधन तुम कर सकते हो, अनुकूल संशोधन कर सकते हो, है ना। अगला बताओ, अगला कौन सा आ जाएगा? जर्मनी, है ना। जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकाल। क्या लिया? आपातकाल लिया, है ना। जर्मनी से क्या ले लिया? आपातकाल। जर्मनी तुम याद होगा हिटलर के नाम से तो जानते होगे, है ना। हिटलर ऐसा आदमी था, बहुत मार काट करने वाला आदमी। अब इतनी ज्यादा मार काट करेगा तो बहुत सारे देशों के साथ उसका युद्ध भी होगा, और युद्ध की परिस्थिति में तुमको पता है युद्ध की स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है। तो वहां पर इतनी बार ज्यादा बार आपातकाल लगाया गया कि वहां के लोगों के पास कॉन्सेप्ट आ गया कि आपातकाल कैसे लगेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वहीं पे आया होगा। तो हमने क्या किया, उन्हीं से कॉन्सेप्ट चुरा लिया कि हो सकता है भविष्य में हमारा भी किसी देश के साथ युद्ध हो जाए। हुआ भी 1962 में हमने चीन के साथ हमने युद्ध लड़ा। देखो फ्लो में आवाज भी नहीं निकल रही और गलतियां भी हो रही हैं। 1962 में हमने चीन के साथ युद्ध लड़ा और वैसी स्थिति में हमने आपातकाल लगाया, क्योंकि हमको पता था कि ऐसा ही वो हिटलर भी करता था। वहां भी ऐसा कॉन्सेप्ट था, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होगा तो आपातकाल लगा देता था, जिससे देश में कोई अशांति ना फैले। 1971 में हमने जब बांग्लादेश को आजाद कराया तो हमारा पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, तो भी हमने ये किया। 1975 में इंदिरा दीदी ने ऐसे ही लगा दिया मौज मौज में, है ना। तो हमने आपातकाल लगाया। ये हमने कहाँ से सीखा? जर्मनी से, क्योंकि हिटलर सिखा के गया है आपातकाल। अगला कोई देश बचा? हो गए? समझ में आया संविधान के स्रोत? हाँ वही आपातकाल का कॉन्सेप्ट क्या है वही बताया ना। आपातकाल का कॉन्सेप्ट ऐसा पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है ना।
तो आपातकाल का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? हाँ, है ना। इसी में तुमको बताया जाएगा कि कैसे आपातकाल के समय तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन कर दिया, मतलब कुछ मूल अधिकार जो है तुम्हारे छीन लिए जाते हैं। ये नहीं कहोगे कुछ छीन लेते हैं, लगभग सभी छीन लेते हैं, कुछ बचते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 ही बचता है ना। बस 2 ही मूल अधिकार तुम्हारे बचते हैं, बाकी सारे अधिकार तुम्हारे छीन लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? मूल अधिकारों का स्थगन कह सकते हो, है ना। हो गया? तो समझ में आया? सिंपल से कॉन्सेप्ट है, थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी थी, बाकी ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना। तो आई होप तुम लोगों को मूल अधिकार नहीं, संविधान के स्रोत को समझ में आ गया होगा। हमने संविधान में कहाँ से क्या क्या लिया है। कुछ लोग कहते हैं हमने संविधान में जो लिया है चुराया है ना। कुछ लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट का संविधान है। हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है जैसा है वैसे का वैसा उठा के रख दो, वो कॉपी पेस्ट होता है ना। हमने जैसा है वैसे का वैसा उठा के नहीं रखा, हमने केवल अच्छी चीज़ें ली हैं। अगर किसी के देश के संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है तो हमने वो छोड़ दी हैं। हमने केवल क्या किया है? अच्छी चीज़ें उठाई, तो ये कॉपी पेस्ट हुआ नहीं। ये समझदारी हुई कि किसी की गलतियों से देख करके अगर तुम सीखते हो तो क्या है? ये समझदारी होती है ना। जरूरी थोड़ी ना था गलती करके ही तब सीखो, है ना। देख के सीख सकते हो। तो हमने देख करके सीखा, ये स्मार्ट वर्क होता है। कुछ लोग होते हैं हार्ड वर्क करते हैं, खूब ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना, जैसे गधा करता है। हम वैसे नहीं करते, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? स्मार्ट वर्क है। क्या है? स्मार्ट वर्क है ना। जय हिंद।